नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लापता किशोरी का घर से 15 किलोमीटर दूर कुएं में मिला शव, परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। भाजपा नेता के ठेकेदार भाई के घर ईडी का छापा, सुबह से नहीं घुस पाए अपने ही घर। रीवा पुलिस ने एक ही रात में ट्रैक्टर और बाइक चोरी के आरोपियों को किया गिरफ्तार और जबा तहसील का नया कारनामा, शिकायतकर्ता को ही बना दिया आरोपी। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। शहर के वार्ड क्रमांक 5 स्थित पद्मधर कॉलोनी में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लालता सदन पहुंचकर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार ईडी के 4 से 5 सदस्यीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीम कृष्णकांत सोहगौरा और सौरभ सोहगौरा के निवास पर दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की पड़ताल कर रही है। सूत्रों की माने तो कृष्णकांत सोहगौरा रीवा के चर्चित ठेकेदारों में शामिल हैं। उन्हें भाजपा नेता प्रदीप सोहगौरा का भाई बताया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई की खबर फैलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुटने लगी और मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि अभी तक ईडी की ओर से कार्रवाई के संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। टीम घर के भीतर दस्तावेजों की जांच और आवश्यक जानकारी एकत्र करने में जुटी हुई है। समाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी थी। ईडी की जांच को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई के कारणों का खुलासा हो सकेगा। अब ये लोग तो सुबह 6 बजे आ गए। अंदर कितने लोग घुसे हुए हैं, मेरा घर है, मुझे को नहीं जाने दिया। अंदर कितने लोग घुसे हैं मैं संख्या नहीं बता सकता। मैं 7:30 बजे करीब पहुंचा। आप घर में नहीं थे क्या? घर में मैं निकल गया था बड़े सुबह ही। जब मैं 7:30 बजे पहुंचा तो अंदर से बंद था। मैंने पूछा कि कौन हो भाई, पहले ये तो पता लग जाए कि कौन सी संस्था है, चोर हो, बदमाश हो, पुलिस हो, सीआईडी हो, क्या हो, कैसे अचानक घुसे। बोले नहीं बताना, अंदर भी नहीं आने देंगे। तब हमने कहा कि बताना तो देखो पड़ेगा, पहले जो सही तरीका है वो करते हैं, नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका करेंगे, बताओगे कैसे नहीं। फिर हमने सिविल लाइन पुलिस को बुलाया। हमने कहा देखो अंदर कौन घुसे हैं, तो वो आके बताया कि ईडी वाले। बड़ा आश्चर्यचकित की तरह गया। अभी तक सुनते थे कि ईडी बड़े बड़े पूंजीपतियों की और जाने कितने बड़े बड़े संस्थाओं के गोलमाल करने वालों के यहाँ ईडी जाती। अब गली खोचे में भी ईडी घूमने लगी। ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो छोटे मोटे ठेकेदारी करके अपना जीवन चलाते हैं, तो हम लोगों जैसों के यहाँ भी ईडी आने लगी। तो अब ईडी है बड़ी सुबह से। मैंने तो कहा कि देखो यहीं हमारा बयान ले लो, ये सामने घर है, गांव में 10 एकड़ ज़मीन है, इतने हैं अपने पास, और 1-2 ठो गाड़ी है। आपके परिवार के अन्य सदस्य कहाँ हैं? सब घर के अंदर पैक हैं, सबके मोबाइल छीन लिए हैं। अगर आप सामान्य आदमी हैं तो ईओडब्ल्यू ने आपके ऊपर एफआईआर क्यों की? देखिए, ईओडब्ल्यू ने मेरे ऊपर नहीं की, ये एक गवर्नमेंट की नीति है जो ठीक नहीं थी। उसमें सैकड़ों लोगों के ऊपर की, 50 से ज़्यादा अधिकारी हैं और जाने कितने ठेकेदार हैं, मेरे ऊपर भर कहाँ कर दी। नहीं, 44 ठेकेदारों के अरे तो ऐसे दर्ज की है, ऐसे आप भी हैं। ऐसे प्रकरणों में आप भी जानते हो, वो तो गवर्नमेंट की एक नीति के तहत हुआ, कोई व्यक्तिगत मेरे घपले घोटाले के खिलाफ नहीं हो गया। मतलब ये शासन का, आपका ये कहना है कि ये शासन का नियम है? नियम है कि जो वो रहते हैं जहाँ कहीं भ्रष्टाचार होता है तो वो कार्रवाई करते हैं। तो वो अपना शासन का है, वो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी भीड़ है उसमें। आप ऐसे मामलों में, अच्छा ईडी में आजकल क्या होता है, 2% भी सजा नहीं होती। आजकल तो ईडी वाले भी इधर उधर जाके वसूली करने लगे हैं। तो ईडी जैसी माने प्रतिष्ठित संस्था आज जब गली कूचों में घूमने लगी तो इस ईडी का क्या होगा, ये सोचिए। मतलब आप क्या इसकी प्रतिष्ठा रहेगी? देखिए, ईडी व्यापक भ्रष्टाचारियों में कार्रवाई करे, जो गली कूचे में भ्रष्टाचार हो उन पे कार्रवाई ना हो। ईडी लायक एक ही आदमी है रीवा में, अभय मिश्रा।
जे काला से सफ़ेद करता है, अनेक तरह के धंधा करता है, तो उसकी जेब में ईडी है, सीआईडी है, सीबीआई है, तो ऐसे लोगों के पास ईडी नहीं पहुंचेंगे। आज तो हमने सुना है हमारे अलावा भी और छोटे मोटे लोगों के यहाँ ईडी गई है। तो ये कौन सी ईडी रह गई, क्या है इसका, क्या कह सकते हैं। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा जिले के जवा तहसील में शासकीय मार्ग से जुड़े एक पुराने विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने की मांग करने वाले शिकायतकर्ता को ही नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि कथित अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मामला बवंधर का है, जहां पिछले 7 वर्षों से शासकीय आम मार्ग को लेकर विवाद चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सीमांकन, न्यायालयीन आदेश और बेदखली की कार्रवाई के बावजूद आज तक मार्ग मुक्त नहीं हो पाया है। हाल ही में जन सुनवाई में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कार्रवाई के बजाय अब उसी व्यक्ति को राजस्व संहिता की धारा 248 का नोटिस दिया जा रहा है, जिसने वर्षों से मार्ग खुलवाने की लड़ाई लड़ी और अपने हिस्से का अतिक्रमण भी स्वयं हटाया था। मामला ये है कि वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत एक गांव है बवंधर में एक शासकीय मार्ग से रास्ता निकलना था, लेकिन उसमें कुछ गांव के दबंग प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा कायम रखा हुआ है और प्रशासन उनके साथ मिला भगत किया हुआ है। यही वजह है कि 2019 के बाद कई बार उक्त आरआजी नंबर 211 जो शासकीय मार्ग स्थित है उसमें कई बार सीमांकन हुआ और कम से कम 5 बार बेदखली आदेश जारी हुआ। उसी न्यायालय तहसील जवा से जो तहसीलदार जवा आदेश जारी करते हैं, दुर्भाग्य देखिए कि वही तहसीलदार अपने आदेश का पालन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों यानी पटवारी और राजस्व निरीक्षकों से नहीं करा पा रहे हैं। उल्टा तहसीलदार और पटवारी ग्रामीणों को ये धमकाते हैं कि आप हमारी शिकायत करोगे, हमसे पंगा लोगे तो बहुत महंगा होगा। आखिर ये जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, हमारे टैक्स से उनकी सैलरी बनती है और वही ग्रामीणों को धमका रहे हैं। एक तरफ तो कार्रवाई करते नहीं बन रही है, दूसरी तरफ ग्रामीणों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जो है प्रशासनिक कसावट लाने के लिए तीव्र गति से त्वरित निराकरण करते हुए लोगों को एक अच्छी पहल करते हुए लोगों को खुश किया है कि उनकी जो कोई समस्या होगी उन समस्याओं का त्वरित निराकरण होगा। लेकिन जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, फिर चाहे पटवारी हों, वो उनके कहीं ना कहीं जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी मंशा है, उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हैं और उस पर ज़्यादा बल देते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं रह पाएगा, लेकिन जवा तहसील में जिस तरीके से तहसील के प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा भ्रष्ट तंत्र इस बात का प्रमाण है कि 5 बार बेदखली आदेश होने के बाद भी अतिक्रमण को हटाने में नाकाम सफल हो रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से जो शिकायत करता है कि शासकीय मार्ग से कितना जल्दी अतिक्रमण हटाया जा सके ताकि 300 मीटर जो है वो सड़क पक्की सड़क बन सके, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना भी स्वीकृत है। अब बारिश के पहले यदि ये सारी चीज़ें अतिक्रमण हटाया जा सकता है तो गांव के जो स्कूली बच्चे हैं उनको स्कूल तक आने जाने में आसानी होगी, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको अस्पताल तक पहुँचने में आसानी होगी, उसके साथ ही जो किसान हैं उनको अपने खेत तक आने जाने के लिए सुगम यातायात वहाँ से आ जा सकेंगे। लेकिन प्रशासन है तो कुंभकर्णी निद्रा में लीन है और उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। देखना यही होगा कि कब तक जो तहसील स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, कब तक इस पूरे प्रकरण का निदान कर पाते हैं। सन 2019 में 2 से 11 नंबर जो है उसका फैसला हुआ और 4-5 साल मतलब इसका फैसला चला। फिर इसके बावजूद भी तहसीलदार कई एक बार वो बेदखली का वो काटे आदेश राम नरेश के खिलाफ, पर वो उस आदेश का पालन मतलब नहीं हुआ। फिर इसके बाद में को वहाँ से तहसीलदार ने इसको पटवारी को और कानून गो को भेज करके हमारे ज़मीन में ज़बरदस्ती नपवा करके हमारे साथ ही वो क्या बोलते हैं 248 के तहत नोटिस 248 के तहत वो कर दिए नोटिस और हमको ही उल्टा वो मतलब फटकार रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने कब्जा किया है। पटवारी भी धमकी दे रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या धमकी क्या पटवारी बोल रहे थे कि तुमने वहाँ कलेक्टर के यहाँ क्यों गए,
अभी अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। रीवा पुलिस ने एक ही रात में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 12 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया है। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के मड़वा गांव का है, जहां 15 और 16 जून की दरमियानी रात एक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गया ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से और मोटरसाइकिल रायपुर करचुलियान क्षेत्र से बरामद की गई। पुलिस ने चोरी के वाहन बेचने में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत की ये घटना है। थाना गोविंदगढ़ अंतर्गत ग्राम मड़वा में फरियादी ने थाने में आकर के रिपोर्ट की कि एक पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर जो है उसके घर से गायब है और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको चोरी कर लिया है। और उसी की घर के आसपास से ही दूसरे फरियादी के घर से एक मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट आई थी। तत्काल जो है मेरे द्वारा निर्देशित किया गया और केस में सुसंगत धाराओं में जो है इसमें FIR दर्ज की गई। SP सर के नॉलेज में ये चीज़ें लाई गई और तत्काल जो है इसमें हमने टीम गठित की। हमारी थाना गोविंदगढ़ की पुलिस और चौकी शिवपुरवा की पुलिस ने लगातार इसमें CCTV फुटेजेस की मॉनिटरिंग, ह्यूमन इंट और बाकी चीज़ों को हमने इसमें लगातार मुखबिर से पूछताछ करते हुए फरियादी को लेकर के हमने आसपास के जगहों को फुटेजेस खंगाले और लगभग हमने इसमें 100 से 150 फुटेजेस चेक किए, जिसमें हमने ये पाया कि ये कैसे इस चोरों ने इसको कैसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहाँ से कहाँ तक लेके गए। हमने इसमें लगातार इसमें मॉनिटरिंग की। इस पर हमने जो है पहचान करी और पहचान करने के उपरांत जो है मोटरसाइकिल जो है रायपुर में खजुआ गांव में उक्त मोटरसाइकिल को बेचा गया था। तो हमने मोटरसाइकिल को बरामद किया और जो मोटरसाइकिल को चोरी करने वाले लोग थे उनको भी पहचान किया। बोलेरो गाड़ी से ये चोर आए हुए थे और ये ट्रैक्टर को सुनसान जगह पर थाना हंडिया जिला प्रयागराज में छिपाकर आए थे, जिस पर से हमारी थाना रायपुर, थाना गुड़ और थाना गोविंदगढ़ की पुलिस ने जाकर के प्रयागराज में पावर ट्रैक कंपनी का जो ट्रैक्टर था उसको बरामद किया है और साथ ही जो मोटरसाइकिल चोरी गई थी उसको भी बरामद किया है। इस पूरे चोरी के घटना में लगभग 5 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के कोरांव, प्रयागराज और शंकरगढ़ के रहने वाले हैं, 2 आरोपी गुड़ क्षेत्र से और 1 आरोपी चौराठा क्षेत्र का है। सभी इसमें सुसंगत विधिवत कार्रवाई करने के उपरांत जो है सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। निश्चित तौर पर हमारी ये टीम एफर्ट तीनों थानों की पुलिस का हमारे SP सर के निर्देशन में हमारे अनुभाग की टीम ने एक अच्छी सफलता अर्जित की है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना।
शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सिर्फ फिर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक अपने ससुराल बिजली का तार ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार सिमरिया थाना क्षेत्र के बीणा गांव में रहने वाले सनी कोल रात में आए आंधी तूफान के कारण गिरे बिजली के तार को दोबारा जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बताया जा रहा है कि बिजली की सप्लाई लेने के लिए कटिया फंसाई जा रही थी, तभी अचानक एक अन्य बिजली का तार ऊपर से आकर उसके सीने पर गिर गया। करंट लगते ही सनी गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों ने तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना हुई है कि हमारे दामाद लाइट फांसने गए थे, रात में आधी पानी आया था, तो वही लाइट फांसने गए थे तो वही करंट लग गया सीने में। तो क्या कुछ काम हो रहा था उसमें? नहीं, माटी ओटी बोल रहे थे गिर रहा था और आंधी पानी भी आया था। लाइट फांसने आज सुबह गए थे? हाँ, सुबह गए थे। क्या नाम है दामाद का? दामाद का सनी रावत, सनी कोल। रहने वाले कहाँ पे? बीड़ा। सिमरिया? हाँ। घटना है ये? साहब हमको तो 8 बजे फ़ोन आया है, तो हम 8 ही बजे जानेंगे। ये सुबह की? हाँ, सुबह आज ही की सुबह की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा जिले में जेपी कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी नौकरी बचाने की गुहार लगाते हुए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद नई सुरक्षा एजेंसी द्वारा उन्हें काम पर नहीं रखा जा रहा है। जिला दंडाधिकारी के नाम सौंपे गए ज्ञापन में सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि लंबे समय से जेपी सीमेंट फैक्ट्री में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि कंपनी में नई सुरक्षा एजेंसी आने के बाद पुराने कर्मचारियों की उपेक्षा की जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक पहले आश्वासन दिया गया कि किसी भी सुरक्षाकर्मी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन अब अधिकांश कर्मचारियों को काम पर नहीं रखा जा रहा है। सुरक्षाकर्मियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जांच कर उन्हें पुनः रोजगार दिलाया जाए। उनका कहना है कि नौकरी छूटने से परिवार के सामने आर्थिक स्थिति का संकट खड़ा हो गया है। हमारे साहब अपने बाल बच्चों का पेट पालने आए थे और आज हमें भगाया जा रहा है। हमारे जेपी के प्रबंधन के कोई अधिकारी साथ हाँ करने के लिए तैयार नहीं कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, और सब डालमिया में घुस गए हैं और ये सिक्योरिटी को हटा दिए हैं। बाकी और जिम्स के ही आदमी हमारे ड्राइवर हैं, हॉस्पिटल में हैं, ऑफिस बॉय हैं, मेस में हैं। केवल सिक्योरिटी को क्यों हटाया जा रहा है? लगभग कितने लोग हैं? करीब 135-40 आदमी हैं। सभी परमानेंट हैं? जी। कितने सालों से कार्यरत हैं वहाँ? हम सर 9 अक्टूबर 1996 से कार्यरत हैं साहब।
अभी क्या कारण क्या बताया जा रहा है, किस कारण से आप लोगों को निकाल रहे हैं? कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, केवल आप जाइए। पहले आप लोगों की ड्यूटी पीरियड क्या थी? हमारी 8 घंटा ड्यूटी थी और करीब 28,000 रुपये पेमेंट था। छुट्टी हमारी 45 थी, 7 सियाब थे और हफ्ता में वीकली ऑफ 52 थे। ये सब नई कंपनी लेने के लिए 18,000 पेमेंट दे रही, जिसमें कि 12 घंटा ड्यूटी लेना चाहती है। वेलफेयर कुछ नहीं होगा और लेबर कार्ड में वो भर्ती कर रही है। क्या नाम है? तो मेरा नाम विजय कुमार द्विवेदी है। वहीं एक मामले में जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी जेपी सीमेंट में कार्यरत कर्मचारियों के बिजली की समस्याओं को लेकर विप्र सेवा संघ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा और 6 माह से लंबित वेतन भुगतान की मांग उठाई गई। क्या कहना है विप्र सेवा संघ का, सुनिए। ज्ञापन देने का उद्देश्य ये था कि अभी जो जेपी सीमेंट प्लांट है उसको टेक ओवर डालमिया ने कर लिया है और डालमिया आते ही यहाँ पे कर्मचारियों के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ना। लोगों को जॉब से निकाल रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है। जो कमिटमेंट पूरी डालमिया जी ने किया था, यहाँ पे एक इन्वेस्टर मीट हुई थी, उन्होंने कहा था कि बिंद क्षेत्र में हम 3,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और हजारों लोगों को रोजगार देंगे। वो तो भविष्य की बात हो गई, वो देंगे या नहीं देंगे, लेकिन जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं ये हमारे देश के सैनिक हैं जो देश में सेवा करके यहाँ पे जेपी सीमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसी की सर्विस 30 साल हो गई, किसी की 35 साल हो गई, कोई लैंड दे करके यहाँ पे नौकरी मिला है। तो अब लगभग डालमिया को टेक ओवर करके 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन अभी इन कर्मचारियों का, अधिकारियों का, हमारे श्रमिकों का जो भविष्य है अभी अधर में लटका हुआ है। जो मैनेजमेंट है वो अभी किसी भी डिसीजन तक नहीं पहुंचा है कि आखिर इन लोगों को आगे रखा जाएगा या निकाला जाएगा, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये है कि जब ये प्लांट को डालमिया चला रहा था उस समय प्रोडक्शन निकल रहा था और उस समय हजारों लोगों का 6 महीने का वेतनमान रुका हुआ है। मजे की बात यह है कि उस दौरान लोगों का पीएफ तो काटा गया, उनका प्रोफेशनल टैक्स भी काटा गया, लेकिन उनको वेतनमान नहीं दिया गया। मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि जो मई महीने की सैलरी है वो भी शायद नहीं दी जाएगी। तो हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। कलेक्टर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव वे पे बात किया कि अभी कल हम एडिशनल कलेक्टर को भेजेंगे, उनका पक्ष भी सुनेंगे। आप लोगों का पक्ष हमने सुन लिया है और आप लोगों को न्याय दिलाया जाएगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिले अपनी समस्या को लेके, क्योंकि हम लोग जिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं और हमें निकाला जा रहा है नौकरी से, उसी जिस विभाग में कई जैसे हॉस्टल है, फायर है, ऑफिस बॉय। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।